हाँ तो बच्चों, आज हम आप लोगों को मैटर एंड स्टेट ऑफ मैटर पर बताएंगे। वास्तव में सॉलिड स्टेट को पढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि हम थोड़ा बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर हैं। तो आज बेसिक कंसेप्ट हमें साइंस का क्लियर करना है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके आगे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हम मैटर एंड स्टेट ऑफ मैटर को देखेंगे और इसको जानने से पहले हमें जानते हैं कि यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड क्या है। पूरा विश्व जो है उसको हम क्या कहते हैं, विश्व के बाहर भी यानी पूरे तारों को मिला के सौर मंडल और जितने भी मंडल संभव हैं, माने जो कुछ भी अस्तित्व में है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। हमारी धरती क्या है, ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। तो इस तरह से पूरे ब्रह्मांड को ही बेटा दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं द्रव्य और दूसरे को कहते हैं ऊर्जा, मैटर एंड एनर्जी। और एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि मैटर हो या एनर्जी हो, सामान्य स्थितियों में, सामान्य रासायनिक या भौतिक परिस्थितियों में ये सदैव स्थिर रहते हैं, इनके मान पर कोई परिवर्तन नहीं होता। और प्रारंभ में इसी आधार पर दो नियम दिए गए थे। मैटर के संरक्षण के लिए, स्थिरता के लिए द्रव्य अविनाशता का नियम या द्रव्य संरक्षण का नियम दिया गया था। इसके प्रतिपादक एंटोनी लॉरेन लेवाशिए थे। मूल रूप से इसका नाम लेवाशिए ही ज़्यादा यूज किया जाता है। तो एंटोनी लॉरेन लेवाशिए थे, 1785 में इसने दिया था। इसके अनुसार पूरे विश्व में द्रव्य की मात्रा सदैव स्थिर होती है। इसे न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। केवल एक द्रव्य को हम दूसरे द्रव्य में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी तरह से ऊर्जा को लेकर के भी ऊर्जा संरक्षण का एक नियम दिया गया, जिसके अनुसार ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं और इसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। और बच्चों, ऊर्जा संरक्षण के इसी नियम को ही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहा जाता है। अब ये प्रश्न है कि इसके प्रतिपादक कौन थे। तो एक चीज आप जान लीजिए कि पूरी की पूरी ऊष्मागतिकी व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित है। सबसे पहले किसी को इसको खोज का श्रेय नहीं दिया जा सकता, लेकिन सबसे पहले इसके विषय में क्लॉसियस और जूल नामक साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने कुछ अपने विचार दिए थे। तो इस तरह से आपने देखा कि मैटर एंड एनर्जी दोनों ही ब्रह्मांड में सामान्य रूप से स्थिर होते हैं। इनका एक दूसरे में परिवर्तन संभव नहीं होता। द्रव्य को ऊर्जा या ऊर्जा को समान स्थितियों में, समान परिस्थितियों में अंतर परिवर्तित करना संभव नहीं है। द्रव्य पूरा स्थिर है, न तो इसे उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है। इसे हम द्रव्य अविनाशता या द्रव्य संरक्षण का नियम कहते हैं। इसी तरह से ऊर्जा के संरक्षण के नियम को हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम भी कहते हैं। लेकिन आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा। आइंस्टीन ने यह सिद्ध किया कि द्रव्य और ऊर्जा का एक दूसरे में परिवर्तन संभव है और इसके लिए इसने एक सूत्र दिया, E=mc²। तो ये सामान्य भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं में नहीं होता। प्रायः ये नाभिकीय अभिक्रियाएं जो होती हैं उनमें या बहुत उच्च वेग और उच्च ऊर्जा पर इनका अंतर परिवर्तन संभव होता है। तो इस तरह से इन नियमों का अपवाद भी है। अब आगे हमें देखना है, हम लोगों को पढ़ना इस समय जो है वो क्या है, मैटर। तो द्रव्य पर हम इसमें कंसंट्रेट करेंगे कि द्रव्य क्या है और द्रव्य को हम कैसे समझ सकते हैं। द्रव्य को आप जानते हैं कि इसकी सूक्ष्मतम जो इकाई, सबसे छोटी से छोटा जो पार्ट हो सकता है वो क्या हो सकता है। कोई भी द्रव्य या तो परमाणु से बनता है, या तो अणु से बनता है, या फिर आयन से बनता है। इसका हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हम अगर धातुओं को देखें, किसको देखें, धातुओं को। धातुएं मेटालिक होती हैं और ये हमेशा इनकी निर्माणक इकाई क्या होती हैं, परमाणु होते हैं। लेकिन अगर हम सहसंयोजी अणुओं को देखें, जल देखें जैसे, और बहुत से हमारे जीवन में जो सहसंयोजी पदार्थ आते हैं वो सब के सब क्या हैं, अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। तो धातु हैं, अधातु जो होते हैं आप लिख सकते हैं सीधे सीधे, ये किससे मिलके बने हैं, अणु से मिलके बनते हैं।
जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, वाटर है, जल है, ये सब किससे मिले हैं? अणु से मिलकर के बने हैं। लेकिन जो आयनिक पदार्थ होते हैं जैसे नमक है, अगर हम साल्ट को देख लें, लवण को देखें, तो ज़्यादातर जितने भी लवण हैं वो किससे मिलके बने हैं? आयन से। तो इस तरह से प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं उनके निर्माण की जो सबसे छोटी इकाई हो सकती है वो परमाणु हो सकती है, अणु हो सकती है, या फिर आयन हो सकते हैं। अब इसके बाद ये परमाणु, अणु या आयन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? द्रव्य या मैटर बनाते हैं। तो ये आपस में मिलते कैसे हैं? क्योंकि इनके बीच एक बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, और इन कणों के बीच लगने वाले बलों को दो नामों से जाना जाता है: संसर्जक बल या कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स या आसंजक बल। इसको समझना बहुत जरूरी है कि संसर्जक बल क्या होते हैं और आसंजक बल। जब समान अणुओं के मध्य, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है तो उसको हम कोहेसिव फोर्स या संसर्जक बल कहते हैं। लेकिन जब दो भिन्न अणुओं के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है तो इसको हम क्या कहते हैं? आसंजक बल या एडहेसिव फोर्स। तो आपको ध्यान देना है कि समान अणुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या कहेंगे? कोहेसिव फोर्स या संसंजक बल। और असमान अणु यानी भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य अगर कोई फोर्स लगता है तो उसको हम एडहेसिव फोर्स या आसंजक बल कहते हैं। भौतिक जीवन में हम इसका बहुत उदाहरण दे सकते हैं। सबसे सामान्य एक उदाहरण मैं लेता हूँ। जैसे आप लोग देखिए, एक ये कंटेनर है, लोहे का, टिन है, कुछ भी है, हैं? इसमें हमने जल लिया हुआ है। जो जल इसमें है, इस जल के अणुओं के बीच आपस में जो बल लगता है वो क्या होगा? संसर्जक बल है। लेकिन अगर द्रव्य को हम निकाल दें, द्रव को इस कंटेनर से निकाल दें, तो भी द्रव में कंटेनर में द्रव क्या होता है? जल लगा हुआ होता है, भीगा रहता है। जिसका मतलब कुछ कण कंटेनर से चिपके हुए भी होते हैं। तो जो कंटेनर और वाटर के अणुओं के बीच बल है वो क्या है? आसंजक बल है, जिसके कारण पानी के अणु कंटेनर से चिपक जाते हैं। तो इस समय तरह हम देखते हैं कि दोनों तरह के ही बल कार्य करते हैं। अगर दो समान प्रकार के अणु आएंगे एक साथ तो भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और असमान अणु हैं तो भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन इनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं: संसर्जक बल और संसंजक बल और आसंजक बल, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। तो इस तरह से दो तरह के बल प्रत्येक पदार्थ के कणों के मध्य लगते हैं, और यही बल जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? अंतर आणविक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब हम लोग देखेंगे बेटा, देखो, अणुओं के बीच लगने वाले बल तथा अंतर आणविक दूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अणुओं के बीच लगने वाले बल और उनके बीच की दूरी में क्या संबंध होता है। हम अंग्रेजी में देखें तो अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल, जिसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? IMF। और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, अंतर आणविक दूरी को हम क्या लिख सकते हैं? R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से IMF इज प्रोपोर्शनल टू क्या है? 1/R। इसका मतलब है कि अगर दो अणु एक दूसरे से दूर दूर हैं तो इनके बीच बल कम होगा। जैसे जैसे ये एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, नज़दीक आते जाएंगे, इनके बीच आकर्षण बल क्या होता है? बढ़ता है। तो सामान्य परिस्थितियों में हम ये कह सकते हैं कि अणुओं के मध्य इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो लगता है वो उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर दूरी घटेगी तो आकर्षण बल बढ़ेगा, अंतर आणविक दूरी बढ़ जाएगी तो आकर्षण घट जाएगा। अब हम एक चीज़ ये देखें, अगर हम R को एक घटाते चले जाएं, यानी अणुओं को एक दूसरे के पास लाएं, तो एक निश्चित सीमा के बाद और इनको एक दूसरे के पास लाना संभव नहीं होता है, और इस दूरी को हम क्या कहते हैं? R मिनिमम, न्यूनतम दूरी। और उससे ज़्यादा इनको नज़दीक पहुंचाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके बाद तीव्र प्रतिकर्षण बल इनके मध्य कार्य करने लगता है। इस पूरी घटना को अगर हम एक ग्राफ से समझें
तो हम बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि आकर्षण बल अणुओं के बीच किस तरह से परिवर्तित होता है। बच्चों, इसके लिए जो ग्राफ है इसको आप समझ लेंगे अगर, तो आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और सामान्य प्रश्नों के उत्तर बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे। आप उनको आसानी से हल कर पाएंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न अपने आप ही बन जाते हैं इतने पूरे ग्राफ से। तो देखें, एक लाइन यहाँ पे हमने सीधी ली हुई है। इस सीधी लाइन को हम ऊर्जा पे देखते हैं। इसके मध्य में ऊर्जा शून्य है, नीचे आने पर ऊर्जा निगेटिव ऋणात्मक हो गई है, ऊपर जाने पर ऊर्जा पॉजिटिव या धनात्मक है। तथा इस अक्ष पर हम डिस्टेंस लिए हैं, अणुओं के बीच की दूरी ले रहे हैं। एक महत्वपूर्ण चीज और इसमें मैं बताऊंगा कि ऊर्जा और दूरी के अलावा हम दो तरह के बल देख रहे हैं, प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल। जब आप इस ग्राफ में शून्य लाइन के नीचे जाएंगे तो आकर्षण बल बढ़ेगा, और जब आप इस शून्य ऊर्जा के ऊपर जा जाते हैं तो आकर्षण की जगह प्रतिकर्षण बल बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति का एक नियम है कि आकर्षण की ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है और प्रतिकर्षण की ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। इसकी गहराई में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इतना आप जरूर याद रखिए कि हमेशा आकर्षण जहाँ पर होगा वहाँ पर परिणामी ऊर्जा हमेशा क्या होती है, नेट चेंज ऑफ एनर्जी हमेशा निगेटिव होगा। और प्रतिकर्षण जहाँ पर होगा वहाँ पर अगर हम प्रतिकर्षण की दिशा में गति करते हैं तो हमेशा ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। नेट चेंज ऑफ एनर्जी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। एक उदाहरण से देखिए, पृथ्वी है, पृथ्वी किसी पदार्थ को अपनी तरफ खींच रही है, तो आप जैसे जैसे पृथ्वी के नज़दीक जाते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, घटती जाती है। यानी आकर्षण की दिशा में जा रहे हैं तो ऊर्जा क्या हो रही, घट रही है, निगेटिव हो रही है स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी के आकर्षण से विरुद्ध जाते हैं, उससे हम दूर जाते हैं, ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है स्थितिज ऊर्जा। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। इसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आप देखेंगे कि अगर आकर्षण की दिशा में गति होगी तो ऊर्जा हमेशा घटती है, और प्रतिकर्षण दिशा में अगर गति होती है तो ऊर्जा हमेशा बढ़ती है। तो इस यूनिवर्सल लॉ को हमेशा याद रखिए कि आकर्षण की ऊर्जा निगेटिव और प्रतिकर्षण की ऊर्जा पॉजिटिव है, और यहाँ पर ऊर्जा क्या है, शून्य है। यानी शून्य ऊर्जा के ऊपर क्या हमने दिया है, प्रतिकर्षण, और नीचे क्या लिया है, आकर्षण, क्योंकि आकर्षण निगेटिव है, और शून्य के ऊपर क्या हमने लिया है, पॉजिटिव लिया। अब एक कल्पना आप करिए, दो अणु हैं, इन दोनों अणुओं को हम एक दूसरे के पास ला रहे हैं, और यहाँ पर इस दूरी पर इनके बीच की ऊर्जा कितनी है, ये है। इनके बीच आकर्षण बल का आकर्षण बल है। अब जब हम इनको नजदीक लाएंगे तो इनके बीच आकर्षण बल क्या होगा, बढ़ेगा। तो इनकी ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा घटेगी, अर्थात नीचे की तरफ जाएगी। और आप जानते हैं कि आकर्षण की ऊर्जा क्या होती है, निगेटिव होती है। तो जैसे जैसे हम इनको नजदीक लाएंगे ऊर्जा क्या होगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। और जब हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे न्यूनतम दूरी पर, आर मिनिमम पर, तो इनके बीच आकर्षण बल क्या हो जाएगा, वो अधिकतम हो जाएगा, और ऊर्जा क्या हो जाएगी, वो मिनिमम हो जाएगी। और अब अगर और नज़दीक हम लाएंगे, इनके बीच की दूरी को और हम घटाएंगे, तो इनके बीच आकर्षण बल लगना बंद हो जाएगा, और क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। तो हम कहाँ जाएंगे, अब ऊपर जाएंगे, क्योंकि प्रतिकर्षण की दिशा क्या है, ऊपर की तरफ है। तो प्रतिकर्षण बल लगने लगेगा, और उसी समय हम देख रहे हैं कि ऊर्जा भी क्या है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है, और बहुत तेजी से बढ़ती है। इस तरह से अणुओं के बीच एक न्यूनतम दूरी तक आकर्षण बल का मान बढ़ता है, और उसके बाद उससे ज़्यादा नज़दीक अगर हम अणुओं को ले जाएंगे तो उनके बीच रिपल्सिव फोर्सेज या प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। इस तरह से हमने देखा कि बल और ऊर्जा का नज़दीक आने पर किस तरह से परिवर्तन होता है। इस पर बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, जैसे एग्ज़ाम में यही पूछ लिया जाए आपसे कि दो कणों को पास लाने पर पहले ऊर्जा का मान घटता है, फिर एकाएक बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो ये आप ग्राफ का, अगर ऊर्जा ग्राफ आपको याद है तो आप इसको करेक्ट मान लेंगे, और इसी को बदल करके कई ऑप्शनों में दे दिया जाएगा। अगर हम इस ग्राफ को नहीं जानते हैं तो हम इसकी व्याख्या कायदे से ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है
अब इसके आगे मैटर की और जो विशेषताएं हैं कुछ, वो हम आपको आगे नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करेंगे। तो अभी के लिए फिर इतना ही, लेकिन इन चीज़ों को आप पूर्णतया ध्यान रखें, रिवाइज करिए 1-2 बार। कोई प्रॉब्लम है तो हमसे क्लियर करिए। धन्यवाद।